नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सियासी गलियारों में आज कई खबरें निकल कर आई हैं। यूपी से गुजरात तक चुनाव में नए नए चैप्टर जुड़े हैं। गुजरात में बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों की फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी। वहीं समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उतारने का फैसला भी कर लिया। यूपी के ही रामपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया। रामपुर की सेशन कोर्ट ने आजम खान को मिली 3 साल की सजा के खिलाफ की गई अपील को खारिज कर दिया। उधर हिमाचल से लेकर गुजरात तक यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की डिमांड काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो बीजेपी के उस चेहरे में बड़ा चेहरा होते जा रहे हैं जिसकी फेस वैल्यू जीत दिलाने का योग्यता रखती है। ऐसे माहौल में यह सवाल है कि योगी की पूरे देश में डिमांड बढ़ रही है। दूसरी तरफ मैनपुरी में समाजवादी पार्टी सम्मान की लड़ाई में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी ने अपने तुरुप के पत्ते को मैनपुरी बचाने के लिए खेल दिया है। आज यही है सवाल पब्लिक का। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर हर रोज नए नए नाम आ रहे थे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव का नाम फाइनल कर सम्मान बचाने की लड़ाई को आगे बढ़ा दिया। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तो मैनपुरी समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है, तो उसे हार जाने का डर पार्टी हाईकमान को सता रहा है, क्योंकि इससे पहले आजमगढ़ रामपुर में क्या हुआ है वो सबके सामने है। दोनों सीटें समाजवादी पार्टी हार चुकी है। एक और पिछले लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट पर डिंपल यादव को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि डिंपल को पार्लियामेंट भी भेजा जाए और मैनपुरी सीट जो मुलायम सिंह यादव की सीट है उसे भी बचा लिया जाए। मैनपुरी सीट पर अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप भी सांसद रह चुके हैं। डिंपल को टिकट दिए जाने को लेकर उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है, जरूर सुनिए। पार्टी के सभी लोग, परिवार के सभी लोग मिलकर इस चुनाव में आदरणीय डिंपल यादव जी के लिए काम करेंगे और जनता के साथ साथ पार्टी और पूरे प्रदेश को ये संदेश भी देंगे कि 2024 के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। अगर बीजेपी कहीं अपर्णा यादव को चुनाव मैदान में लाती है कि बीजेपी किसको ला रही किसको नहीं ला रही, तमाम तरह की बातें चल रही, तमाम नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जो भी बीजेपी से आएगा वो हार का मुँह देखेगा और समाजवादी पार्टी ही चुनाव चाचा साथ में दिखेंगे प्रचार में? बिल्कुल साथ में रहेंगे। मैंने आपसे कहा पूरा परिवार और पूरी पार्टी। अब खेल देखिए, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे ही नहीं कि डर साफ साफ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव को बीजेपी लगाएगी तो हार का मुंह देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद चाचा शिवपाल अखिलेश यादव से भारी नाराज चल रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से अपनी बेइज्जती की बातें वो खुद कहते रहते हैं, लेकिन चुनाव में चाचा शिवपाल भी साथ देंगे ये उम्मीद अखिलेश कैंप को कम से कम दिल में तो है। लेकिन हमने शिवपाल यादव से ही पूछ लिया क्या करेंगे, जवाब सुन लीजिए। सपा ने डिंपल यादव जी को वहां से अपना प्रत्याशी बना दिया है। अब ऐसे में क्या आप समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करने जाएंगे या वहां पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे? हमारी पार्टी देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। पता नहीं आपने ये सवाल कहाँ से पूछ लिया है। फिर भी वो आपकी बहू हैं, तो ऐसे में वो आपका सम्मान भी काफी करती हैं, तो उनका प्रचार प्रसार करेंगे कि नहीं आप? तो उनका प्रचार प्रसार कराने जाएंगे कि नहीं आप? देखिए ये सब कुछ है, अभी तो आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली है। ध्यान से सुना आपने? कहा जाता है पॉलिटिक्स में बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ होती है। सवाल सिर झुका के सुनना और फिर कहना प्रचार करेंगे, तो कह रहे हैं मुझे तो आपसे ही पता चला है। यानी कि कहा नहीं,
के प्रचार करेंगे, साथ रहेंगे। कहीं ना कहीं दबा हुआ दर्द दिख रहा है सामने की तरफ। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी अखिलेश को उनके गढ़ में घेर देने की पूरी प्लानिंग करके बैठी है। ऐसा दावा बीजेपी के ही नेता कर रहे हैं और इस दावे के पीछे जो आधार मुझे दिख रहा है कि पॉलिटिक्स में बीजेपी का टाइम ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि उसके पास जनाधार बना हुआ है। हाल के उपचुनाव के रिजल्ट भी यही दिखाते हैं। साथ ही में उनके पास वोट दिलाने वाले फेस भी हैं, मोदी, शाह, योगी। चूंकि यहाँ बात यूपी की है, इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ के डिमांड की चर्चा जरूर करूंगी। हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी और शाह के बाद योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा ऑन डिमांड में रहे हैं। बीजेपी के मिशन रिपीट में योगी ने 10 जनसभाएं शेड्यूल थी। इसके बावजूद प्रदेश बीजेपी ने उनकी 10 और रैलियों की डिमांड भी की। योगी इतने ऑन डिमांड क्यों हैं? इस सवाल के जवाब में कुछ डेटा देख लीजिए। साल 2018 में योगी ने 4 राज्यों में 74 रैलियां की, जिनमें जीत का स्ट्राइक रेट 69% तक रहा। माफ कीजिएगा। 2018 के राजस्थान चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 96% रहा और 2018 में मध्य प्रदेश के चुनाव में योगी ने 21 सीटों पर प्रचार किया, स्ट्राइक रेट 81%। 2020 में बिहार के चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 72% रहा। और मैंने पहले ही कहा है कि बीजेपी में मोदी, शाह के साथ योगी भी वो फेस वैल्यू लेकर खड़े हैं जो जीत की गारंटी है। अब जरा गुजरात चलते हैं। माफ कीजिएगा। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। 182 में से 160 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नाम तक का ऐलान कर दिया। हाइलाइट्स क्या है देखिए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को घाटोलिया सीट से टिकट दिया गया है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को जामनगर नॉर्थ से और हार्दिक पटेल को वीर मगाम सीट पे टिकट दिया गया है। इसी लिस्ट में 38 विधायकों के टिकट भी काट दिए गए हैं, जिनमें 5 मंत्री भी हैं। गुजरात में टिकट की लिस्ट में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का भी टिकट कट चुका है। पता नहीं ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में परिवार को सीट बचाने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बड़ी बहू लड़ेंगी, सवाल यह है कि क्या छोटी बहू चुनौती देंगी? फिर क्या होगा? तो आज दर्शकों यही सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। सवाल नंबर 1, योगी आदित्यनाथ और पॉपुलर होते दिख रहे हैं, अखिलेश के लिए क्या परिवार की सीट बचानी चुनौती है? सवाल नंबर 2, क्या न्यू इंडिया में जाति धर्म की राजनीति के दिन अब लगते जा रहे हैं? सवाल नंबर 3, यूपी से गुजरात, हिमाचल तक जीत का क्या नया फार्मूला सामने आ रहा है? आज यही सवाल पूछ रही है पब्लिक और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, परविंदर सिंह सेठी, राजनीतिक विशेषक हमारे साथ स्टूडियो में हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज मेरा पहला सवाल जाता है गौरव भाटिया जी को। गौरव भाटिया जी, ये अब लड़ाई डिंपल यादव और अपर्णा यादव के बीच में है या ये लड़ाई इस बात की है कि मोदी, शाह, योगी का कॉम्बिनेशन मात करने वाला तुरम का इक्का शायद अभी किसी और पार्टी के पास नहीं है? नाविका जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो आपने जब इंट्रोडक्शन दिया तब बोला परिवार वाली सीट, तो मैं सबसे पहले तो ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के मानना है कि कोई सीट परिवार वाली सीट नहीं होती। और ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, इनका हश्र क्या हुआ है मैं आपको बता दूं। आप देखिए, चुनाव दर चुनाव, अभी अगर हम बात कर लें लोकसभा चुनाव की भी, तो ये लोग सब साथ आए थे, लेकिन क्या हुआ था, मायावती और समाजवादी पार्टी, मायावती इनको कहती थी गुंडों की पार्टी और ये मायावती को कहते थे कि सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है, भ्रष्टाचार और गुंडा पार्टी मिली। लेकिन 15 सीटें लोकसभा की इनकी आई थी
और 64 सीटें 64 हमारी आई, और एक और परिवार वाली सीट थी अमेठी, वहां पे 52 साल के जो अपरिपक्व नेता हैं वो हार गए चुनाव, वायनाड जाना पड़ा था उनको। दूसरी बात देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, मोदी जी, योगी जी ने ये कह दिया है कि जो कर्मठ होगा, ईमानदार होगा, जिसमें गुण होंगे, योग्यता होगी, वो टिकेगा, और जो परिवार वाले हैं वो हारेंगे। अभी आप बाइपोल का जो चुनाव हुए 7 सीटों पे, आप बताइए 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, समाजवादी पार्टी बाइपोल भी हारी है अभी कुछ दिन पहले ही। ये क्यों है? नाविका जी बिल्कुल इसकी बात करते हैं। गौरव भाटिया जी, आपके 60 सेकंड समाप्त हुए, इसकी बात आगे चलकर करेंगे, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपके गढ़ में तो सेंध पहले से ही हो चुकी है। आजमगढ़ हो, जो अखिलेश यादव की सीट थी, वहां हार का मुंह देखना पड़ा। रामपुर आजम खान की सीट थी, वहां हार का मुंह देखना पड़ा। अब ये मैनपुरी की सीट नाक की लड़ाई है, परिवार की लड़ाई है, चाचे भतीजे में लड़ाई है, या बीजेपी के साथ लड़ाई? देखिए, सवाल ये नहीं, आपने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से जब बात की, परिवार 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 का फोबिया हो गया। सोचो इनके कितने भयभीत हैं। बात विकास की नहीं कर पा रहे हैं, बात ये नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे विकास किया जाएगा, कौन कौन सा विकास आपने किया है, और आपकी जो राजनीति अभी कैसी चल रही है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भू माफिया राज चल रहा है, नकल माफिया राज चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री अपने मुंह से कह चुके हैं कि तुम जमीन कब्जा करते हो, पीछे हटो पीछे हटो। तो वो जमीन कब्जा करने वाले लोग वहां पे हैं। जिस तरह से पुलिस को ही गोली मार दी जा रही है, पुलिस का इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, पुलिस वालों को ऑन रोड पीटा जा रहा है, तो गुंडे सरेआम घूम रहे हैं, जंगल राज है। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी विधान, जिस लोकसभा की आप बात कर रहे हैं, उसका एक मॉडल है विकास कैसे होता है। ये मैनपुरी से बीजेपी के प्रवक्ताओं को और बीजेपी की पार्टी को जाके सीखना चाहिए, और जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं उनको भी जाके देखना चाहिए कि गांव कैसे विकास किया जाता है, गांव का डेवलपमेंट कैसे होता है, गांव में किस तरह से मेडिकल कॉलेज बनाए जा सकते हैं, गांव में किस तरह से स्कूल कॉलेज बनाए जा सकते हैं, कैसे स्टेडियम बनाए जा सकते हैं, कैसे वहां की आदमी की जो रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। इस तरह से मैनपुरी का विकास हुआ है, और मैनपुरी का जो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश की, और मैनपुरी की जनता इस बार इतिहास कायम करेगी। मैनपुरी की जनता बताएगी कि चुनाव जीतना किसे कहते हैं। इतनी भारी मतों से चलिए अनुराग भदौरिया जी, इतना अच्छा काम आप करते हैं, और आपकी पार्टी ने अगर किया था तो जनता ने चुना क्यों नहीं 2017 में, 2022 में? ये तो ऐसा पजल है कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा। ये तो कौन बनेगा करोड़पति से बड़ा सवाल हो गया। खैर, उसको वहीं छोड़ते हैं और उधर पूछते हैं, साइकिल पे जो 2 लड़के थे, उस पार्टी को बहुत रहिए, मुझे बोलने दीजिए। आपके 60 सेकंड मैंने पूरा बोलने दिया, आप 60 सेकंड से ज्यादा, 60 सेकंड से ज्यादा तो नहीं मिलेंगे। फिर से आऊंगी आपके पास अनुराग भदौरिया जी। तहसीन पूनावाला, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि क्या बीजेपी का समय अच्छा चल रहा है आजकल पॉलिटिक्स में, और विपक्षी पार्टियों का समय खराब है, या फिर ये गढ़ बचाने की जद्दोजहद है, जिसके बाद डिंपल यादव पहुंची है मैनपुरी, अब भतीजों पर, अपने भाइयों पर भी भरोसा नहीं कर सकते अखिलेश यादव? नहीं, ये मुझे सवाल समझ में नहीं आया कि अखिलेश जी इन पर भरोसा नहीं कर सकते, उन पर भरोसा नहीं कर सकते। एक लोकतांत्रिक चुनाव है, उसमें डिंपल जी वो पहले से सांसद रह चुकी है, वो लड़ रही है चुनाव, भाजपा उनका प्रत्याशी खड़ा करेगा, अन्य दल उनके प्रत्याशी खड़े करेंगे, और जो जनता जिसे चुनेगी वो प्रत्याशी जीत कर आएगा। इसमें अखिलेश यादव जी किसी पर भरोसा क्यों नहीं करते, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्या यही वजह है, क्या यही लॉजिक है कि मोदी जी क्या गुजरात में जो एक्स मुख्यमंत्री उन पर भरोसा नहीं करते, क्या उन्होंने काम नहीं किया इसलिए रूपानी जी को दोबारा से खड़े होने की परमिशन नहीं दी, या पटेल जी को खड़े होने की परमिशन नहीं दी, नितिन पटेल जी को? मोदी जी करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार, ये का लॉजिक हो गया। मैनपुरी का चुनाव, हालांकि मैं समाजवादी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, भाजपा हारने वाली, एक नया इतिहास रखने वाला है, भाजपा की डिपॉजिट गुल होने वाली है, और जो भी चुनाव जीतेगा भाजपा वहां उत्तर प्रदेश में नहीं जीतने वाली। और एक आपको मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा नहीं जीतने वाली। इसलिए मोदी जी कह रहे आप प्रत्याशी का नाम भी मत पूछिए, सिर्फ आप कमल पर वोट कीजिए, वोट मुझे मिलने वाला है। भाजपा जानती है उत्तर प्रदेश का बाय इलेक्शन और हिमाचल दोनों हार रही है। चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने दोनों अनुराग भदौरिया जी और तहसीन पूनावाला जी को सुना, आप
क्या समझते हैं कि बीजेपी डरी हुई है या इस वक्त कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किसी न किसी फॉर्मूले की तलाश में है जो जाति से दूर कम से कम बीजेपी के इन 3 मुख्य चेहरे को कहीं ना कहीं रोक पाए? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये कि कांग्रेस पार्टी तो इस लड़ाई में कहीं है नहीं। अगर हम देखें तो बड़ा, हालांकि मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, मेरी नजर में ये अच्छा नहीं है कि जिस गुजरात में कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत है उस गुजरात में लड़ती तक नहीं दिख रही है। तो ये गुजरात और हिमाचल में भी किस स्थिति में रहेंगे, कैसे रहेंगे? हिमाचल में अच्छा मुकाबला ये दे सकते थे, जीत भी सकते थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चला ये पीछे जाते गए। और गुजरात में तो बहुत क्लियर है, वहां तो कहीं गुंजाइश है नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो बड़ा रोचक है यहाँ मसला। देखिए, आज जैसे हम मैनपुरी के संदर्भ में कह रहे हैं, और मैं ये बिना किसी संकोच के कह सकता हूं कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का, मुलायम सिंह यादव जी का वो गढ़ है जहां की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह के जनादेश की भी कल्पना नहीं थी। आजमगढ़ और रामपुर वो समाजवादी पार्टी हार जाएगी, और इन्हीं के घर के थे, छोटे भाई ही तो हैं धर्मेंद्र यादव ना। कौन हारा था आजमगढ़ में? तो मुझे लगता है कि डिंपल यादव जी के लिए सेफ सीट है, अच्छा है, उनका अपना विशेषाधिकार है, उनका निर्णय है। लेकिन निश्चित तौर पे कहीं न कहीं मन में डर है, इसीलिए पहले शाख के जिलाध्यक्ष बनाया जाता है, उसके बाद फिर कैंडिडेट घोषित किया जाता है, जिससे यादवों के बाद जो सबसे ज्यादा वहां मतदाता समूह शाक्यों का है वो नाराज न हो जाए। तो डर तो है, लेकिन बहुत मजबूत किला है, मुश्किल है वहां भारतीय जनता पार्टी कोई चमत्कार कर पाए। बिल्कुल। और अब मैं परविंदर सिंह सेठी साहब से पूछना चाहती हूं, चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक तरफ है डबल इंजन जो मोदी के साथ जुड़ता है बाकी तमाम राज्यों में, उसमें अमित शाह हैं, योगी हैं और तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वहां वो इंजन है। और दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल किसी न किसी सहारे की तलाश में हैं। अगर आप गुजरात जाएं तो आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है, और अभी तक के जितने ओपिनियन पोल हैं ये भी यही बता रहे हैं कि लड़ाई पहले नंबर के लिए नहीं है, दूसरे नंबर के लिए है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। हिमाचल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश सेफ सीट्स जो हुआ करती थी, कन्नौज की, चाहे आजमगढ़ की, चाहे रामपुर की, वहां पर तो जो हुआ वो सबके सामने है। अब मैनपुरी को बचाना, कहीं ना कहीं किले में कोई और सेंध ना पड़ जाए, ये बन गया है सबसे बड़ा सवाल जो समाजवादी पार्टी के लिए। क्या सारी विपक्षी पार्टियों के लिए यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मोदी के सामने कोई टिक नहीं पाता? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो पार्टी सत्ता पक्ष में होती है उसका हमेशा एक अपर हैंड रहता है, क्योंकि उसके पास पूरा तंत्र होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसके अंदर घबराहट है, बौखलाहट है। आप उसको देखिए, प्रधानमंत्री जी गुजरात में रैलियां कर रहे हैं, हिमाचल में रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह जी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन उनको इस बात की घबराहट है कि उन्होंने अपने 38 जो कैंडिडेट थे, जिसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री और डिप्टी थे, उनको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वो जब रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे उनके पास जवाब नहीं है। जनता को जवाब देने के लिए उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया। दूसरी बात यह है कि मैनपुरी जो सीट है उसके आने ना आने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी साख लगी हुई है उसके ऊपर। वो समाजवादी पार्टी का एक स्ट्रांग किला है, वहां पे समाजवादी पार्टी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन खराब है, गुजरात के अंदर खराब है। उनकी बौखलाहट का दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं कि उन्होंने आम आदमी के डर से एमसीडी चुनाव भी फटाफट डिक्लेयर कर दिए कि अरविंद केजरीवाल जी और बाकी लोग 2 जगह कैसे मैनेज कर पाएंगे। चलो एमसीडी चुनाव तो जाना ही है, गुजरात तो किसी तरीके से बच जाए। ये घबराहट और बौखलाहट सारा देश देख रहा है। गौरव भाटिया जी, आप घबराए हुए हैं, सेठी साहब को आप घबराए हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, चलिए पहले सेठी साहब से ही शुरुआत करते हैं। नाविका जी, घबराए हम हुए हैं इनके अनुसार, लेकिन अपराधी अराजक पार्टी अपना प्रवक्ता आपके कार्यक्रम में नहीं भेज रही। पता नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं नाविका जी की निर्भीकता वाली जो पत्रकारिता है
उससे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थर-थर कांपते हैं, और वो केजरीवाल जी है वो भी घबराते हैं, अपने प्रवक्ता को नहीं भेजते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, गुजरात में इन्होंने देखिए तर्क क्या दिया, प्रधानमंत्री जी रैली ले कर रहे हैं इसलिए घबराए हैं। अरे कांग्रेस पार्टी से पूछो, उनके नेता तो गुजरात गए ही नहीं है अभी तक। यहां तो प्रधानमंत्री जी ही देश को भी चला रहे हैं अच्छे से, पार्टी को भी मजबूत कर रहे हैं। गुजरात में भी हम इतिहास रचेंगे। 27 साल प्रो इनकम्बेंसी, गुजरात मॉडल, गुजराती अस्मिता का प्रतीक नरेंद्र मोदी जी, प्रो इनकम्बेंसी, ये सब अगर राजनीति में किसी ने करके दिखाया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने है। यहां तो केजरीवाल बताते हैं वहां एयरपोर्ट पे उतरे नाविका जी, और गुजरात की जनता ने मोदी जी के नारे लगा दिए। बताइए, अरविंद केजरीवाल को कहा जाओ पहले वो एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया को हटाओ सत्येंद्र जैन को, और ये बताओ कि इतना बड़ा आबकारी घोटाला किया कैसे। अब दूसरी बात, मेरे साथी तहसीन पूनावाला यहां बैठे हैं, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, उनकी भी स्थिति वैसी ही है। कांग्रेस का प्रवक्ता आता नहीं है हम लोगों से बात करने आपके चैनल पे। तहसीन बड़ा पढ़ाई लिखाई करके, और देखिए कितनी अच्छी टी शर्ट पहनी है, मसल्स दिखा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। मैं आपको एक बात बताता हूं, और इसका उत्तर तहसीन नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो प्रवक्ता नहीं है। सतीश झारकीहोली ने कहा हिंदू शब्द ही गंदा है, हिंदू तो शब्द ही गंदा है। आपको मालूम है गुजरात और हिमाचल की जनता थूर थू कर रही है कांग्रेस पार्टी में। अरे क्यों इतनी घटिया राजनीति करते हो, किसी की धार्मिक आस्था को आप चोट पहुंचाते हो। दूसरी बात, आज ही की खबर है, पुष्टि कर लीजिएगा, 1984 का जो नरसंहार हुआ उसमें जगदीश टाइटलर की अहम भूमिका थी। 30 साल तक सिख और पंजाबी परिवारों को पहले तो इंसाफ नहीं दिलाया, वो भी मोदी जी ने दिलाया। और नाविका जी आज खबर ये आई है, और फिर तहसीन भैया को पता नहीं होगी क्योंकि जो नोट आया था उसमें लिखा नहीं है, उनको एमसीडी चुनाव में इलेक्शन कमेटी का इंचार्ज बनाया है, वो भी सम्मिलित हैं। तीसरी बात हिमाचल की कर लेते हैं। आपको मालूम है हिमाचल की जनता को आज जो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार है, वहां एक नेत्री गई, उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार कर रही है, आरोप लगाया। तो जनता पूछ रही थी आपकी माता जी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर, आपका भाई भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर, आपका पति भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर, और आप भ्रष्टाचार की बात कर रही है। चलिए तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए, जवाब दीजिए इन तमाम बातों का और इन तमाम आरोपों का जो गौरव भाटिया जी ने कांग्रेस पर लगाए। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि ये डर अच्छा है, जो गौरव भाई के चेहरे पे डर लग रहा है, जो आपके शो पे कहे डर बहुत अच्छा है, ये डर होना चाहिए क्योंकि जानते हैं कि गुजरात में इनकी जमीन जा रही है, हिमाचल ये पूरी तरह से हार रहे। मैं सर टाइम्स नाउ नवभारत की जो विजुअल्स है, जो गुजरात में परिवर्तन रैली हुआ है कांग्रेस का, जितनी भीड़ आई है, जितनी भीड़ आप प्राइम मिनिस्टर जी के लिए मैनेज करते उससे डबल दुगनी भीड़ गुजरात में कांग्रेस पार्टी के लिए आ रही है। इसलिए खुद मानेंगे प्रधानमंत्री कहते कांग्रेस को हल्के में मत लेना, घर से हर घर में पहुंच गए। जी भीड़ तो राहुल गांधी के लिए तेलंगाना में भी आई थी, बाईपोल के लिए तेलंगाना में भी भीड़ आई थी, वहां हार गए आप टीआरएस को। याद करा रही हूँ, सिर्फ याद करा रही हूँ, थोड़ा पैर जमीन पर भी रहे तो ठीक रहता है। चलिए आगे बोलिए। बात खत्म कर दूं? हाँ जी बिल्कुल बोलिए। सिर्फ एक लाइन। गौरव भाई आपकी सारी बात मैंने मानी, सेठी जी ने मानी और अनुराग जी ने मानी। आप सिर्फ ये बताओ जो मोरबी का ब्रिज टूटा, आज तक वो कंपनी का मालिक क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि क्या वो भाजपा को चंदा दे रहा था? इसलिए जिस लोगों ने हमारे भारतीयों की हत्या की, जिसके लिए नाविका जी लड़ी, आज तक वो कंपनी का मालिक नहीं पकड़ा गया। पकड़ा गया कोई चौकीदार, पकड़ा गया कोई मैनेजर, कंपनी का मालिक नहीं पकड़ा गया। यही गुजरात की आपकी व्यवस्था है, यही गुजरात की मोदी ने कराया था। इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। तहसीन पूनावाला आपने जो सवाल पूछा गौरव भाटिया उसका जवाब देंगे, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि मुन्नू गोड़े जहां से बस राहुल गांधी निकले ही थे तेलंगाना से, जमानत जब्त हो गई थी वहां पर कांग्रेस पार्टी की। लेकिन गौरव भाटिया मोरबी ब्रिज पर सवाल उठाया है, तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। तहसीन एक बहुत ही समझदार नागरिक हैं,
लेकिन कांग्रेस की पैरवी करते करते कांटों का ताज सर पे रखा है और आप देखिए कैसे बेचारे लाल पीले हो रहे थे। हकीकत क्या है, एक आंकड़े बता दूं, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी एक रैली में बताया था और फिर इनसे एक सवाल पूछ के उत्तर दूंगा। तमिलनाडु में 60 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं आई, पश्चिम बंगाल में 50 साल से, त्रिपुरा में 50 साल से सरकार नहीं आई, उत्तर प्रदेश में 40 साल से सरकार नहीं आई, बिहार और गुजरात में अकेले 40 साल से सरकार नहीं आई, उड़ीसा में 30 साल से सरकार नहीं आई, यूपी में लोकसभा में इनकी 2 सीटें आई थी, 1 सीट आई, और यूपी के विधानसभा में 2 सीटें आई, दिल्ली में 0 आया, लोकसभा 2014 में, 2019 में अंडा और विधानसभा में 2 बार अंडा, पश्चिम बंगाल में अंडा। ये हालत है आपकी पार्टी की। लेकिन आपने मुझसे मोरबी पे सवाल पूछा और मैं उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए 1984 के दंगों का जो आरोपी है उसको आप पहले दिल्ली प्रदेश कमेटी में लेते हैं, सोनिया गांधी जी जिस परिवार से आपका बड़ा लगाव है, और आज खड़गे जी के नेतृत्व में उसको एमसीडी चुनाव की इलेक्शन कमेटी में लिया जाता है। ये सही है कि नहीं? 3,000 लोग मारे गए थे। अब बताइए, फिर मैं उत्तर देता हूं मोरबी का। बताइए। बिल्कुल टाइटलर साहब का आपके पास कोई जोड़ नहीं है, आप सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलेंगे। तहसीन पुनावाला, ये सवाल सोचने वाला है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, उसका उत्तर दे दूं? उन्होंने प्रश्न पूछा था तो ओके, जवाब दीजिए। है जवाब? मैं उत्तर से आप देख लीजिए, मोदी पे उत्तर नहीं दिया क्योंकि मोदी के मालिक ने इनको चंदा दिया है। अब मैं उत्तर दे देता हूँ। आपने कहा इसके पहले, मैं आपके बात दूंगा। अरे आप तो प्रवक्ता भी नहीं है, मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बाद मैं देश का प्रवक्ता हूँ, मैं नाविका जी का प्रवक्ता हूँ, मैं सच्चाई का प्रवक्ता हूँ। आपको इस पे आपत्ति है? मैं देश का प्रवक्ता। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए टाइटलर साहब का। मैं टाइटलर साहब को उत्तर दे देता हूँ। सौरभ भाई ने कहा कि सिख दंगों में इंसाफ तब मिला जब मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी की सरकार आई, टाइटलर पे एफआईआर भी क्यों नहीं हुआ? आज 8 साल से मोदी जी की सरकार है, दिल्ली के अंदर उनके सिंहासन में पुलिस है, आपने एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज नहीं कराया। ये आपकी विफलता है, ये आपका फेलियर है। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब इससे बुरा जवाब हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी सरकार की तरह समय, यूपीए सरकार के समय सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट 3 बार पेश की और हर बार कोर्ट ने रिजेक्ट किया। तहसीन पूनावाला, इसको सोचना चाहिए। लेकिन मैं अनुराग भदौरिया जी से पूछना चाहती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, आप डिंपल जी को उतारें, मैनपुरी में उतारें, कन्नौज में उतारें, आपका पूरा हक है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब आपकी अपनी सीटें जो सालों से कही गई हैं कि ये आपकी सीटें, जो समाजवादी पार्टी कभी हारी नहीं थी, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो कन्नौज की सीट हो, मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब इन सीटों पर हार देखना पड़ता है तो कहीं ना कहीं एक्शन डिफेंसिव नजर आता है। और वहां शिवपाल चाचा साहब की आपने बात सुनी होगी, उन्होंने कहा मुझे तो पत्रकारों से पता चला है कि डिंपल जी वहां खड़ी हो रही हैं। अब पत्रकारों के थ्रू बात होती है परिवार में और एक ही पार्टी के अंदर, ये सवाल है जो पब्लिक पूछ रही। अब सवाल ये हो गया है नाविका जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बोलने लगे, आपसे आशा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह रहा था अभी कुर्ता, जूते, टी शर्ट, कपड़े। अब बताइए किस रंग का कुर्ता होगा, किस रंग की टी शर्ट होगी, किसने क्या जूता पहना होगा? आपसे ये सवाल कोई पूछता ही नहीं, आप हर बार हरा रंग का ही पहन के आते हैं। ये सवाल परिवार में कौन क्या बोल रहा है? अरे आप बात कीजिए कि जनता की कार्यकर्ता, सुने आप बोलने तो दीजिए नविका जी, मैं इतनी देर से आपकी बात सुनी है, आप मेरा सेंटेंस नहीं पूरा होने देंगे तो कैसे काम चलेगा? बात होती है जब किसी पार्टी की बात होती है तो कार्यकर्ताओं की बात होती है, कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है, कार्यकर्ता जिसकी मांग करता है उसको टिकट मिलती है। एक बात। दूसरी बात, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं नाविका जी, आप पूरे देश की आवाज बनके मैं बोल रहा हूं, क्या जो मोरबी का ब्रिज टूटा था यही गुजरात मॉडल है क्या? कि घड़ी बनाने वाले को आप सिविल वर्क दे देते हैं, क्या यही गुजरात मॉडल है क्या? कल हॉस्पिटल में डॉक्टर की जगह आप इंजीनियर भेज देंगे ऑपरेशन करने के लिए, क्या यही गुजरात मॉडल है क्या? क्या यही गुजरात मॉडल आप यूपी में लाना चाहते हैं कि दरोगाओं को गोली मारी जा रही है? यही गुजरात मॉडल है क्या? यही गुजरात मॉडल है क्या कि जिस तरह से यहां पे पुलिस को दौड़ा के बीच चौराहे पे पीटा जा रहा है, यही गुजरात मॉडल है क्या? यही गुजरात मॉडल है क्या जिस तरह से यहां भूमाफिया पैदा हो गए, मुख्यमंत्री को बोलना पड़ता है तुम मन से हटो क्योंकि तुम जमीन कब्जा करते हो? यही गुजरात मॉडल है तो बता दीजिए, यही गुजरात मॉडल है क्या कि जिस तरह से महिला उत्तर प्रदेश में या देश में तेजी से बढ़ा है?
यही गुजरात अगर गौरव भाटिया जी जवाब बता दीजिए। यही गुजरात मॉडल है। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। जहां चोरी होगी, डकैती होगी, हत्या होगी, लूटमार होगी, पुलिस को पीटा जाएगा, ब्रिज गिर जाएगा, 135 लोगों की मौतें हो जाएंगी, उसके चेयरमैन को पकड़ा नहीं जाएगा, यही गुजरात मॉडल है क्या? अगर 27 तारीख को आदरणीय आजम खान साहब को जेल यहां पे सजा होती है तो 28 तारीख को आप उनकी सजा रद्द कर देते हैं, लेकिन 11 तारीख को वहीं विक्रम सैनी की अगर वहां पे कोर्ट के थ्रू उसको सजा मिलती है तो आप उसकी सजा रद्द नहीं करते। यही गुजरात मॉडल है क्या? आप सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि भैया इतनी जल्दी क्या थी कि आप 24 घंटे इंतजार नहीं किया, आपने तुरंत सजा रद्द कर दी। यही गुजरात मॉडल है क्या? हमें बता दीजिए। चलिए जवाब दे रहे हैं गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। कहते तो कोर्ट फैसला करेगा, तो फिर सरकार किस लिए है? आप बता दीजिए। यही गुजरात मॉडल है। हम भी जानना चाहते हैं ना कि हाथरस की बेटी के साथ अन्याय। अरे भैया थोड़ा ब्रेक लगा लीजिए, गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं। बच्ची के साथ अन्याय हुआ, कपड़े और उनके कपड़ों का रंग और उनकी मानसिक हालत के बारे में तो बात ही नहीं करी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रटी रटाई स्क्रिप्ट मिलती है सपा के प्रवक्ताओं को और वो पहले ही वो बोलने पहन के आए हैं। अरे वरना मैं तो ये कहूंगा कि देखिए फर्क क्या है। 2022 में अभी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले ही तो परिणाम आए। ये एक देखिए, मैं भदौरिया जी अब सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं, अब सुन लीजिए, नहीं तो जवाब जो आप मांग रहे थे वो मिस हो जाएगा, सुनाई नहीं देगा आपको और ना जनता को। सुन लीजिए, सीटें आई 100। ये देखिए ना अखिलेश भैया, 300 से कम नहीं, वरना हम में दम नहीं। अरे ये क्या हुआ? पुनः योगी जी आ गए। योगी जी के सामने इनको शांत करा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो एम्बुलेंस बुला ली। उत्तेजित हो गए, पसीना छूट रहा है भैया का। अंदर कर देंगे, टिकट सेलर को अंदर कर देंगे, धन्यवाद। और मालिक आराम से घूमेगा। सीटें कितनी आई? हमने तो पुनः सरकार बनाई, एक नया कीर्तिमान बना दिया। आप भी महल चौकसी बन जाओ। जो 35 साल में नहीं हुआ वो करके दिखाया योगी जी ने। लेकिन अखिलेश जी हार गए। हार क्यों गए? इसी परिवारवाद की वजह से। आप बताइए समाजवादी पार्टी को क्यों ठुकरा? नाविका जी ये मतलब अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पास ट्वीट आ रहे हैं कि किसी को दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस बुलाइए। ठीक है भैया, ठीक है, बीमार तो नहीं हो। अनुराग भदौरिया जी माफ कीजिए, आप लगातार अब बोलते जा रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। अरे आप पूछिए गोली क्यों मारी जा रही है पुलिस वालों को? आपकी बारी आएगी, आप पहले आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप उसका जवाब दीजिएगा। आप बीच में यूं ही बिना ब्रेक के बोलते जाएंगे तो ना पब्लिक सुन सकती है ना कोई और सुन सकता है। मैं आपसे दरखास्त करती हूँ बस अरे 60 सेकंड का समय दिए, सवालों के जवाब ले लीजिए और उसके बाद उस पर टिप्पणी दीजिएगा। जी गौरव भाटिया जी। अरे जवाब तो मिलेगा नहीं नाविका जी। धन्यवाद। आप किस चक्कर में? देखिए मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि क्यों समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, और आपको इतिहास में ले जाके ये भी बताता हूं। डिंपल जी इससे पहले भी कन्नौज से चुनाव हारी, और उससे पहले भी अगर मुझे सही याद है तो वो लोकसभा का फिरोजाबाद से भी चुनाव हारी थी। और इसीलिए इनके परिवार वाले, जिनको एक समय में मुलायम सिंह यादव जी सम्मानित हैं, श्रद्धेय हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अखिलेश यादव उनके बेटे मुख्यमंत्री थे। राम गोपाल यादव सांसद थे, लीडर थे और चीफ स्पोक्स पर्सन थे। धर्मेंद्र यादव सांसद थे। शिवपाल यादव डेप्यूटी सीएम का कद रखते हुए मंत्री थे। और तेज प्रताप यादव थे, अक्षय यादव थे, और ऐसे ही 10-15 और कार्यकर्ता हैं। आप बस जगह रखे हैं तब तक जब तक कोई परिवार का सदस्य नहीं आता। बिल्कुल सही कहा आपने गौरव भाटिया जी। और पब्लिक के सवाल आ रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, पब्लिक के सवाल जरूर इत्मीनान से सुनिएगा क्योंकि पब्लिक डिसाइड करती है। और ये यूपी से सवाल आ रहा है, भदोही यूपी से संजय मिश्रा का सवाल है, डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाना क्या ये साबित नहीं करता कि अखिलेश यादव का विश्वास अब केवल अपने परिवार तक ही रह गया है? नागपुर से भी एक सवाल है और यह भी आपके लिए अनुराग भदौरिया जी। नागपुर से संजय राजे का सवाल है, उपचुनाव हो या अन्य कोई चुनाव हो, समाजवादी पार्टी से साधारण व्यक्ति या कार्यकर्ता उम्मीदवार क्यों नहीं बनता? परिवार का ही व्यक्ति क्यों? जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया। नाविका जी मैं आपके सामने बैठा हूं ना, चुनाव लड़ा था मैंने, 90,000 वोट आए थे, साधन पर से नहीं हूं।
या उत्तर प्रदेश में जो अभी चुनाव हुए, आप पता लगा लीजिए भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट जिनको मिली थी और समाजवादियों में जिनको टिकट मिली थी, साधारण परिवार से कौन थे? भारतीय जनता पार्टी। आप जरूर लड़े थे, आप मैनपुरी से भी लड़ सकते थे, आपको 90,000 वोट मिले ना, आप भी तो मैनपुरी से लड़ सकते थे, क्यों नहीं उतारा गया आपको? देंगे तो फिर मैं कैसे बोलूंगा? नहीं, आप मैनपुरी से लड़ सकते थे क्या? सुन तो लीजिए, सबकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, सबकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है। कार्यकर्ता डिमांड करता है, कार्यकर्ता जिसकी डिमांड करता है, कार्यकर्ता जिसके लिए कहता है, टिकट इसको मिलती है। हर विधानसभा लोकसभा का यही पैटर्न है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज गुजरात में 38 लोगों की टिकट क्यों काट दी गई? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये बात हर किसी का अपना एरिया होता है। तो अब तक तो डिंपल जी का एरिया कन्नौज था, अब मैनपुरी हो गया, तो अनुराग भैया का क्यों नहीं बदल सकता? मेरी समझ में बात नहीं आ रही, आप समझा दें। देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि अनुराग जी के लिए जिताऊ सीट अगर खोजते तो अच्छा होता। अनुराग भाई मित्र हैं, विधायक के तौर पर बैठते, हमको भी अच्छा लगता। लेकिन एक बात जरूर यहां समझने की है, जब हम कहते हैं कि परिवार के भीतर, तो आजमगढ़ की सीट पर चूंकि मुलायम सिंह यादव थे तो अखिलेश यादव ही आएंगे, अखिलेश यादव से जब वो सीट छूटेगी तो धर्मेंद्र यादव ही आएंगे। ऐसे ही जब हम मैनपुरी की बात कर रहे हैं तो यहां भी आप देखिए कि अभी तक तेज प्रताप यादव थे और अब डिंपल यादव आ रही। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता वहां खड़ा हो तो वो जीत नहीं सकता। अगर वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है तो कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता वहां खड़ा हो सकता है, और कार्यकर्ता जब जीतता है ना तो वर्कर को और अच्छा लगता है। और मुझे तो जहां तक ध्यान में है कि जब उत्तर प्रदेश की चुनाव थे और ये कहा गया कि देखिए अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम अपने परिवार के लोगों को आगे नहीं लाएंगे, किसी को टिकट नहीं देंगे, डिंपल जी को अब नहीं टिकट दिया जा रहा है क्योंकि वो आगे नहीं आए, परिवार का मैसेज ठीक जाना चाहिए। तो क्या अब अखिलेश जी को लग रहा है कि अब छोड़ो ये सब, ये जो संदेश देना है, अभी तो पहले एक सीट बचाओ और डिंपल जी को किसी तरह लोकसभा में ले आओ? अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये भी उठेगा कि अगर तेज प्रताप वहां से लड़े थे तो तेज प्रताप ही क्यों नहीं, डिंपल यादव क्यों? सवाल है, जवाब चाहें तो दे सकते हैं। दे रहा हूं ना। देखिए मैनपुरी सीट पे उसके पहले धर्मेंद्र यादव भी जीते थे, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जब कार्यकर्ता जिसकी डिमांड करता है, ये समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह तो है नहीं भैया कि भैया एक यहां तो जो कह दिया जाएगा ऊपर से नीचे तक वही चलेगा। समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता डिमांड करता है। कार्यकर्ता ने कहा, कार्यकर्ता ने चिट्ठियां भेजी, कार्यकर्ता ने अपने आप संगठन में मीटिंग की कि कौन सा कैंडिडेट चाहिए, तो उन्होंने कार्यकर्ता ने कहा कि हमें डिंपल यादव जी चाहिए, तो उन्होंने कहा डिंपल यादव जी को दिया गया टिकट। तो पार्टी डिसाइड करती है, कार्यकर्ता तय करते हैं। चलिए, भारतीय जनता बहुत पार्टी सही बात आपने कही, लोकतांत्रिक पार्टी है। क्या लोकतांत्रिक पार्टी है गौरव भाटिया? समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है जहां परिवार ही सब कुछ है। नाविका जी ऐसे नहीं किसी से प्रश्न करते कितनी लोकतांत्रिक पार्टी है। जब से बनी है अध्यक्ष केवल एक परिवार का है, इतनी लोकतांत्रिक पार्टी है। और यहाँ पे जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, देखिए झूठ कैसे बोला जाता है, मैं आपको बताता हूँ। अपने वोट नहीं पता इनको, कह रहे 90,000 आए थे, मैंने निकाला तो 84,197 आए हैं। मतलब 6,000 वोटों का घपला घोटाला तो आपके चैनल पे बैठे बैठे कर दिया। चलो इतना, और हारते कितने चुनाव है? 70,000 से ये चुनाव हारे, इससे पहले 2017 में भी हारे हैं ये चुनाव। लेकिन झूठ बोलना है। मैं तो ये कहूंगा, चुनौती देता हूं, दिखा दे 90,000 वोट आए, 84,197 वोट तुम्हारे आए, क्यों 6,000 वोटों का घोटाला कर रहे हो? जनता को बताओ। 2000 फिर बोल रहे हैं। चलिए लाइट डिटेक्टर टेस्ट ऑन करते हैं, लाइट डिटेक्टर टेस्ट, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है गौरव भाटिया ने, तो अनुराग भदौरिया का लाइट डिटेक्टर टेस्ट करते हैं। मेरी रिसर्च टीम पता कर रही है क्या मार्जिन जो आप बता रहे हैं कि 90,000 वोट इनको पिछली बार मिले थे, वो सच कहा है या नहीं कहा है। लाइट डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में इस वक्त अनुराग भदौरिया।
रिसर्च टीम जैसे ही सवालों के जवाब देती है मैं जल्दी से बताऊंगी अपने दर्शकों को। लेकिन तहसीन पूनावाला मैं दो चीजें पूछना चाहती हूँ। 2014 की लोकसभा चुनावों में मैनपुरी सीट में 60% वोट मिले थे मुलायम जी को, और शत्रुघ्न सिंह चौहान जो बीजेपी से थे उन्हें 23% मिले थे। यानी कि तकरीबन 6 लाख वोट मुलायम सिंह यादव जी को और तकरीबन 2.25 लाख वोट मिले थे बीजेपी को। और ये 2019 में घट के 5.5 लाख वोट मिल गए मुलायम सिंह जी को और 4.5 लाख वोट बीजेपी को। 54 और 44 ये हो गया था आपस में, सिर्फ 10% का फासला। पहले ये 30% से ऊपर का फासला होता था। क्या यही तो कारण नहीं कि कहीं ना कहीं परिवार की इज्जत, परिवार की सीट बचानी है और परिवार को और पार्टी को इतना कंट्रोल में रखना है कि चाचा भतीजा कोई नहीं, सिर्फ अखिलेश या डिंपल भाभी? चलिए मान लेते अखिलेश जी या बाकी सारी पार्टी पारिवारिक पार्टी, एक सेकंड के लिए मान लेते, तो जय शाह बीसीसीआई में क्यों बैठे? अमित शाह जी गुजरात क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, वो परिवारवाद में कौन सा चुनाव जय शाह जीत कर आए? और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चेंज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट चेंज किया, मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना सर झुका था, उसके बाद आए जय शाह जी। क्यों आए? ये परिवारवाद नहीं है। आपको डिंपल जी का परिवारवाद दिखता, राहुल गांधी का दिखता, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत राजे का परिवारवाद नहीं दिखता, अनुराग ठाकुर धूमल जी के बेटे का परिवारवाद नहीं दिखता, पंकजा मुंडे का परिवारवाद नहीं दिखता, आपको पूनम महाजन का परिवारवाद नहीं दिखता। ये करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनेगार। जय शाह क्यों बीसीसीआई में बैठे? क्या उनका क्या क्वालिफिकेशन है बीसीसीआई में बैठने के लिए? कौन से चुनाव जीते? और भारत का परफॉर्मेंस देखिए, जब से जय शाह जी बीसीसीआई में, भारत क्यों टूर्नामेंट हारे? इसका उत्तर दे। ये अकाउंटेबिलिटी होगी या नहीं होगी? मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट का अभी रिजल्ट आया है वो कम से कम बताना चाहती हूं। और लाई डिटेक्टर टेस्ट में अनुराग भदौरिया जी आपको कुल 56,000 वोट पड़े थे, 90,000 वोट तो नहीं पड़े थे, ये तो आंकड़े बता रहे हैं। और 79,230 वोटों से आप हारे थे। वो पिछले 2017 का है, 2022 अच्छा वो 2017 का है, 2022 का भी हम निकाल रहे हैं, पर 90,000 तो नहीं थे, 75,000 के करीब थे, 90,000 नहीं थे, नहीं 84,000 थे, 84,000 84,000 2022 में, माफ कीजिएगा 56,000 वोट 2017 में और 84,000। थोड़ा सा आपने राउंड ऑफ ज्यादा कर दिया अनुराग भदौरिया जी। लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है ना थोड़ा सा गलती बता देता है। हाँ जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए। लाई डिटेक्टर टेस्ट में आप फेल हो गए हैं, लेकिन बोलने की इजाजत है। नाविका जी, अरे बोलने तो दीजिए नाविका जी। नाविका जी, अच्छी बात पता है क्या है जी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी तक बहुत चौड़े होकर बोलते थे, चुनाव तो लड़े थे भदौरिया जी, जमानत जब्त हो गई थी, जमानत जब्त हो गई थी, जमानत जब्त हो गई थी, सारा दिन यही चिल्लाते थे। हमने कहा भैया आज तो लाइव डिटेक्टर बैठा हुआ है जी, आपकी जमानत जब्त नहीं हुई, लेकिन आप 90,000 वोट भी नहीं पाए, 86,000 वोट पाए। और करनाल से राकेश कौशिक का सवाल है, अनुराग भदौरिया जी बता रहे हैं कि गांव शहर में कैसे विकास करना चाहिए। दंगों के बारे में कुछ कहेंगे जो आपके राज में हुए थे? आप बहुत पॉपुलर और फेमस हैं, लोग आप ही से सवाल पूछ रहे हैं। डिबेट का नाविका जी मुझे जवाब तो देने, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाने तो आप कैसे काम चलेगा? मैंने कहा बीजेपी के प्रवक्ता कम से कम रिसर्च तो कर रहे हैं, इन्हें पता है ये समाजवादी लोग हैं, ये अपना वोट बढ़ाते रहते हैं। 2017 में 56 थे, फिर 84 पहुंच गए, बीजेपी का जो वोट था वहीं रुक गया। समाजवादी 22% से 38% पे पहुंच गई, 29% से 32% पे पहुंच गई। इनका क्या वोट बैंक हुआ? 46 से 41 पे आ गए। ये घटते जा रहे हैं। तो सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता जनता के सवाल का जवाब देंगे आप? जनता के सवाल का जवाब देंगे? पूछिए क्या है? जनता पूछ रही है आपसे। और ये सवाल करनाल से आ रहा है, राकेश कौशिक का। ये कह रहे हैं गांव शहर में कैसे विकास करना चाहिए, इसका आपने सजेशन दिया। दंगों के बारे में कुछ कहेंगे जो आपके राज में हुए थे?
ये तो भारतीय जनता पार्टी इसकी स्पेशलाइज्ड है, उससे पूछे कि बीजेपी से इसका सवाल पूछें। समाजवादी लोग तो एक्सप्रेसवे बनाना जानते हैं, मेट्रो बनाना जानते हैं, 100 डायल बनाना जानते हैं, यहाँ पे हम स्टेडियम बनाना जानते हैं। समाजवादी यानी कि आपके समय में कोई दंगा नहीं हुआ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कोई दंगा नहीं हुआ समाजवादी पार्टी के समय में। लोग गांव का कैसे विकास हो इसकी बात करते हैं, और ये चोरी डकैती हत्या लूट माल कोई दंगा नहीं हुआ इनके समय में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इन्हें बता दें। उन दंगों, अखिलेश यादव के राज में हुए दंगों की वजह से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल गई। समाजवादी पार्टी का आधार खिसक गया, चुनाव दर चुनाव उसके बाद लगातार वो हारते गए, और उन दंगों को लेकर जो उस वक्त की सरकार थी, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार, उसने जिस तरह से काम किया उसको लेकर आज भी मुजफ्फरनगर के गांवों में लोग पीड़ा से भरकर बात करते हैं। अगर उसके बाद भी कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, तो फिर इसमें मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन ये तो सच है, ये तो उनको भी पता है। अच्छा, और जनता है, सब जानती है। सेठी जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, और सवाल सीधा सा है। आप उत्तर प्रदेश भी गए थे, आप गोवा भी गए थे, आप तमाम राज्यों में, हिमाचल में, गुजरात भी जा रहे हैं, और सबका हक है लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी पार्टी किसी भी राज्य में चुनाव लड़ सकती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में डिफेंसिव खेल रहे हैं, या कांग्रेस के वोट ले रहे हैं, या वाकई आपको उम्मीद है कि आप बीजेपी को वहां पराजय करेंगे और जीत दिखाएंगे आम आदमी पार्टी की? हम ना कांग्रेस के वोट ले रहे हैं ना बीजेपी के, हम जनता के वोट ले रहे हैं। जनता का प्यार, क्योंकि हम मुद्दों पे राजनीति करने वाले लोग हैं। हम शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, रोजगार के ऊपर, जो गरीब आदमी है उसको अच्छी शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले, इसके ऊपर काम करने वाले लोग हैं। हम जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति करते हैं। अभी तक गौरव भाटिया जी ने मोरबी का जवाब नहीं दिया, मोरबी का करप्शन का जवाब नहीं दिया। कृष्ण जी के जो रूप में पहुंचे थे वहां केजरीवाल जी, वो कृष्ण जी क्या धार्मिक नहीं है? नहीं, धार्मिक तो एक पर्सनल मैटर है। उन्होंने कृष्ण जी, आप उसको गलत गौरव भाटिया जी, आपने मोरबी के पर्सनल मैटर है, तो केजरीवाल जी ने जो कहा था गुजरात में, वो पर्सनल तौर पे कहा था, जनता के वोट लेने के लिए नहीं। नाविका जी देखिए, पहले यहां पे आपने लाई डिटेक्टर करके आज सबसे बड़ा झूठा भारतीय राजनीति में कौन है वो दिखा दिया। सपा का प्रवक्ता इतना झूठ बोलता है, सोचिए पार्टी के लीडर कितना झूठ बोले। जमानत जब्त होने दूसरी बात बोलता था, हमारा गुजरात मॉडल तो हमें जीत दिलाता है ना। कौन बोलता था? आप बताइए, टूटी साइकिल मॉडल भी है। जमानत जब्त हो गई तो कौन बोलता था? अनुराग जी, आप बोलने तो दीजिए। 2 शब्द उन्होंने बोले, लाइव डिटेक्टर में फेल हो गए। अरे भैया, यहाँ तो कभी पास नहीं हुए आज तक। अच्छा, बता दो एक बार भी। अच्छा, अनुराग भदौरिया जी, तो फेल हो जा रहे हो। अनुराग भदौरिया जी, आप गौरव भाटिया की, मैं आपका फेडर डाउन करूंगी क्योंकि आप बोलने नहीं दे रहे, और जैसे ही वो बोल चुके होंगे आपको टिप्पणी करने का पूरा हक होगा। गौरव भाटिया जी। धन्यवाद। नाविका जी देखिए, ये वो है जहां साइकिल टूटी और नियत इनकी फूटी। और मैं क्यों कहता हूं, आपने मुजफ्फरनगर दंगों की बात करी, बहुत पीड़ा से एक बात याद दिलाता हूं। 65 लोगों की जानें चली गई थी, ठंड की रात थी, 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर था, 65,000 लोग टेंट के नीचे थे, और अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस देख रहे थे, ठुमके लग रहे थे वहां पे, ये थे। दूसरी बात, ये देखिए, ये तस्वीर है ना, एक प्रतिष्ठित मैगजीन की है। क्या लिखा है? जिस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, पूरे देश के सबसे खराब मुख्यमंत्री कौन, और ये मैगजीन उठवा के जला दी गई थी, धमकी दी गई थी मैगजीन वालों को। तीसरी बात, इनका मॉडल ये था कि आजम खां की भैंसें ढूंढने के लिए जाती थी, लेकिन जो महिला थी वो सुरक्षित नहीं थी। और हमें याद है कि सरकारी बंगला खाली करते वक्त 200 रुपए की सरकारी टोटी चुराई थी इन्होंने। और दूसरी तरफ अतीक अहमद, दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी आज थर-थर कांपते हैं। थर-थर कांपते हैं किससे मालूम है? योगी आदित्यनाथ जी और जो जनता का आशीर्वाद है 22 करोड़ उससे।
और अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे है। अभी बता रहे, वो तारीफ कर रहे मुख्यमंत्री जी की। क्यों तारीफ कर रहे, उनको पता है कि अगर बच के रहना है तो मैं तारीफ कर दूं, लेकिन तब भी छोड़ेंगे नहीं। ये वो अपराधी है जिनकी 400 करोड़ अनुराग भदौरिया जी, 30 सेकंड का समय आपके पास है। आप गौरव भाटिया जी के लिए ऊपर जो भी टिप्पणी देना चाहें वो भी दें। और जबलपुर से अजीत पुरोहित का सवाल है कि आखिर समाजवादी पार्टी ये क्यों नहीं स्वीकार कर पा रही कि लोगों ने परिवारवाद को ठुकरा दिया है? जवाब दे दीजिए, आज जनता आप ही से पूछ रही। अब मैं जवाब दे रहा हूं। पहले बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब दे दूं। बीजेपी के प्रवक्ता जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय ये राबड़ी चाट रहे थे। रबड़ी मतलब समझते हैं आप? ये मार सिक्योरिटी लिए हुए थे, बने हुए थे एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल। आपका दिल इतना अगर था, दर्द हो रहा था, रिजाइन कर नहीं, आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। अनुराग भदौरिया जी, नहीं, आप, हमारे पास समय नहीं है। मुद्दे की बात करनी है तो करिए, मुद्दे की बात करनी है तो करिए, जनता का जवाब देना है तो दीजिए। इस तरह की बातें सही नहीं। मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, उस समय सरकार में ये शामिल थे और सरकार का फायदा उठा रहे थे। नहीं, तो आप क्या चाहते हैं? ये क्या बोलने की भाषा है? नहीं, ये भाषा सही नहीं है। हमें आप चुनाव जीते या ना जीते, ये पब्लिक का मुद्दा नहीं है। पब्लिक का मुद्दा ये है कि आप पर जवाब देते हैं या नहीं। और अनुराग भदौरिया जी, इस तरह की भाषा पब्लिक कम से कम बर्दाश्त नहीं करती और किसी नेशनल चैनल पर इस तरह की बात बोलनी भी नहीं चाहिए। समय आपके पास है अगर आप बोलना चाहें तथ्यों पर, लेकिन मैं कम से कम इतना रिग्रेट करूंगी और माफी चाहूंगी कि आपका समय काट रही हूं, क्योंकि इस तरह की भाषा शायद पब्लिक भी पसंद नहीं करती। मैं अपना नजरिया सिर्फ इतना सा बता दूं कि लोकतंत्र में किसी को भी कहीं से चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है और लड़ना भी चाहिए, लेकिन एक ही सीट पर लगातार परिवार के सदस्यों का चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं एक डर को जरूर दिखाता है। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसके ऊपर भी विपक्ष परिवारवाद का आरोप तो लगाता है, लेकिन उस तरह के सबूत पेश नहीं कर पाता जैसा विपक्ष के खेमे में दिखता है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो तमाम पारिवारिक पार्टियां हो, वो जो देश के कई भागों में दिखती हैं। 2 राज्यों के चुनाव के बीच यूपी की प्रतिष्ठित मैनपुरी सीट पर चुनाव होने हैं। मेरा नजरिया है कि देश की जनता ने अपना मूड बदलना शुरू कर दिया है। अब राजनीतिक पार्टियों की बारी है। न्यू इंडिया में विकास का एजेंडा, नए आइडियाज का एजेंडा, एस्पिरेशन का, इंस्पिरेशन का एजेंडा, रोजगार, ये सब चुनावी मुद्दे हैं। परिवारवाद के दिन अब लगने ही चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के लिए परिवारवाद कैंसर की तरह होता है। सही मायने में लोकतंत्र है तो उसमें परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है। मेरिट होना चाहिए। अगर आप में हुनर है आगे बढ़िए, नहीं हुनर है तो जनता अपना जवाब जरूर दे। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।